जंगलात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Critically important for the health of the planet. They play पहाड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवर्स वो भी अपनी जगह पे सिग्निफिकेंट रखते हैं। Tsavo River. Rivers were extremely important to people in the past. Since the beginning of time, rivers were attractive locations for the civilizations because they provided a steady supply of drinking water and made the land fertile for growing crops. कोस्टल एरियाज यानी समुद्री किनारे वो भी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। और प्लेटोज जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मुयस्सर होते हैं नेचुरली। और आखिर में फर्टाइल लैंड्स यानी ज़राई ज़मीन, ये सारी एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर किसी मुल्क के पास ये मौजूद हों तो वो खुशहाली करता है, वो तरक्की करता है। यानी ये चीज़ें मिलकर किसी भी एक मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करती हैं। फॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को कुदरती नेचुरली मुयस्सर हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह बर्बाद है। IMF के कर्जों में पूरी कौम जकड़ी हुई है। बेरोजगारी इंतहा पर है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 2024 के लास्ट मंथ्स में इसमें 23% कमी देखी गई है। और लोकल इन्वेस्टर्स अपना पैसा दबाए हुए हैं और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी बर्बादी और अफरा तफरी के पीछे मेन फैक्टर्स क्या हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं कि हमारी इकोनॉमी हर चीज़ होने के बावजूद भी पाकिस्तानी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही? आइए इसके पीछे रीजंस क्या हैं, आइए उसे एक्सप्लेन करते हैं। सन 1947 से हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान बरतानिया की गुलामी से आज़ाद हुआ। और हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ जब 11 बरस का था, यानी 7 अक्टूबर 1958 को के उस वक्त एक बैरूनी ताकतों के मोहरे ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, उस बैरूनी ताकतों के मोहरे का नाम था जनरल अयूब खान। ये जनरल अयूब खान इतना जालिम शख्स था कि बाबाए कौम की बहन यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सिर्फ इलेक्शन में हरवाने के लिए उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन करवाई और उससे पूरे मुआशरे में, पूरे पाकिस्तान में, मीडिया पे, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत ही ह्यूमिलेट किया गया। और उसके बावजूद भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना अयूब खान से इलेक्शन बआसानी जीत सकती थी क्योंकि अवाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ थी। फिर क्या हुआ? उसने, उस जालिम शख्स ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से इलेक्शन लूटा, ह्यूमिलेट किया, रुस्वा किया और इसी जालिम शख्स के दौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कत्ल भी हुआ था। और इस जालिम शख्स ने तकरीबन पाकिस्तान को 10 साल, 10.25 साल तक अपने पंजों में जकड़े रखा। इस तरह जिस तरह कि कोई भेड़िया कमसन बच्चे को अपने पंजों में दबो के रखता है। यानी पाकिस्तान सिर्फ 11 बरस का था और बैरूनी आकाओं के एक मोहरे ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। पहला फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर, जब इस जालिम शख्स ने 25 मार्च 1969 को इस्तीफा दिया तो इस तरह से घर नहीं चला गया, दूसरे और बैरूनी मोहरे को इंस्टॉल करके चला गया। यानी पाकिस्तान का ये भी कोई खैर ख्वाह नहीं था, अपनी पोजीशन से हटा तो दूसरा उसी जैसा जालिम, जाबिर, जाहिल, सफा किस्म का जनरल पाकिस्तान पर इंस्टॉल किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरल याह्या खान की। जनरल याह्या खान इतना मोहरा कंप्रोमाइज था कि बैरूनी आकाओं को इतना सर्व किया कि अपना मुल्क ही दौलत कर। जालिम शख्स ने ये मुल्क दौलत कैसे हुआ, आइए इसे समझते हैं। सन 1970 में अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान, a month that changed the destiny of Bangladesh, a month of protest. पीपुल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान पाकिस्तान की तारीख के पहले मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के पास करके रखा था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने वाज़े अक्सरियत हासिल की और अब
शेख मुजीबुर रहमान का इस्तेकाक और उसका हक था कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। लेकिन एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जो कि प्योरली आवाम की सपोर्ट से यानी डेमोक्रेटिक लीडर था, दूसरी जानिब दो डिक्टेटर्स थे, एक सिविल मार्शल लॉ डिक्टेटर्स जुल्फकार अली भुट्टो और दूसरा मिलिट्री मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी याह्या खान। एक तरफ जमहूरी लीडर, दूसरी तरफ दो डिक्टेटर्स। और पाकिस्तान की बहुत ही बदनुमा हिस्ट्री है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है कि हर वक्त पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं जीतती, हमेशा डिक्टेटर्स और डिक्टेटर्स की ताकत जीतती। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई, बल्कि इन दो डिक्टेटर्स ने मुल्क पे ऐसा कब्जा किया, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाई कि मुल्क के हालात बिल्कुल ही गंभीर हो। और जुल्फकार अली भुट्टो ने तो दो कदम आगे बढ़कर इतना भी कहा कि उधर तुम इधर हम, यानी मुल्क टूटे तो टूटे लेकिन मेरी इक़्तिदार की राह हमवार हो। ये इतना अनडेमोक्रेटिक शख्स था। हम इसे अब डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि इसी जनरल अयूब खान की पैदावार था और जनरल अयूब खान के साथ जुल्फकार अली भुट्टो 7-8 साल तक काम करता रहा। उसके बाद आज भी याह्या खान के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती करने पे तुला हुआ था। जब ये जुमला कहा गया जुल्फकार अली भुट्टो के जानिब से कि उधर तुम इधर हम, तो जनरल याह्या खान ने यानी दूसरे डिक्टेटर ने अब एक्टिव होकर शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से पूरे बांग्लादेश में खून रेजी शुरू कर दी। इस खून रेजी में क्या हुआ कि पूरे बंगाल में लाखों बंगाली कत्ल कर दिए गए और हजारों मासूम औरतों की असमत दरी की गई। इस सारी सिचुएशन में हालात बहुत ही गंभीर हो गए, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अब मिलकर रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर शेख मुजीबुर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने इंडिया से मदद मांगी कि आओ हमारे वेस्ट पाकिस्तान यानी जुल्फकार अली भुट्टो और याह्या खान की फौज से हमें बचाओ। तो इंडिया ने सारी सिचुएशन से फायदा उठाया और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 1971, a new nation. जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हमारे फौजी तकरीबन 96-99 के करीब हमारे प्रिजनर्स बन गए और 16 दिसंबर 1971 को हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। अब सवाल यहाँ पे अहम ये पैदा होता है कि क्या ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ, क्या ये इंडिया की जंग वजह बनी या जुल्फकार अली भुट्टो और याह्या खान की हठ धर्मी और जिद की वजह से या अपने इक़्तिदार की हवस की वजह से हमारा मुल्क 2 लाख हुआ? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान का हुक्मरान बन गए। जुल्फकार अली भुट्टो की ये खाम ख्याली थी कि अब ये जनरल्स और कर्नल्स, ये बैरूनी ताकतें मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने देंगी, ये उसकी खाम ख्याली थी। अब ये डिक्टेटर्स की मदद से हुक्मरानी के तख्तों पर, हुक्मरानी के ताज पर पहुंच तो गया, लेकिन अब ये डेमोक्रेटिक लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश ने इसका तख्ता भी धड़ल्ला से गिरवा दिया। यानी 5 जुलाई 1977 को एक और बैरूनी आकाओं का मोहरा पाकिस्तान में एक्टिव कर दिया गया, जनरल जिया, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का तख्त उधर फेंक मारा। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। साल तक तकरीबन जेल में डाला और 4 अप्रैल 1979 को ज़ियाउल हक ने अपने तख्ताएदार पर लटका कर अपने रास्ते से हटा दिया। और इस जालिम शख्स ने, ज़ियाउल हक ने यह कहा था वुजू करके कि मैं 19 डेज में पाकिस्तान में, लेकिन ये तकरीबन 11 साल 1 महीने तक पूरे पाकिस्तान को लूटता रहा, दबोचता रहा, नोचता रहा, खाता रहा और पूरी आवाम की हड्डी पसली इस जालिम शख्स ने एक कर दी। और 16 अगस्त
1988 में खुद जाकर बहावलपुर में आमों की पेटियों के नजर हो गया। यानी 1988 में जब जियाउल हक इस दुनिया से चले गए तो 1988 से लेकर 1998 तक 10 साल पाकिस्तान में न तो डेमोक्रेसी थी, न ही डिक्टेटरशिप थी, न हाइब्रिड निज़ाम था। एक नया निज़ाम पाकिस्तान पर इम्पोज किया गया, जिसे हम म्यूजिकल चेयर टाइप सिस्टम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। यानी 1988 में बेनज़ीर को हुकूमत दी गई, फिर 2 साल के बाद 1990 में नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई, फिर 3 साल के बाद 1993 में फिर मोहतरमा बेनज़ीर को हुकूमत दी गई, फिर 1997 में फिर नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई। यानी 88 में बेनज़ीर, 90 में नवाज शरीफ, 93 में फिर बेनज़ीर, फिर 97 में नवाज शरीफ। यानी एक म्यूजिकल टाइप, यानी पाकिस्तान पूरे को एक मजाक बना के रखा हुआ है इन बैरूनी आकाओं के मोहरों ने पाकिस्तान। और इस वक्त भी आप उसका मुजाहरा देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का सिस्टम और किस किस्म के हालात हैं और किस किस्म के ये मोहरे इंस्टॉल होते हैं और किन के कहने पर इंस्टॉल होते हैं। अब तो सोशल मीडिया के दौरे कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और 12 अक्टूबर 1999 में एक और ताकतवर मोहरा इंटरनेशनल ताकतों का हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। जी हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. शरफ अभी ये कौन है? चौथा बड़ा मोहरा था इंटरनेशनल ताकतों का, जिसने अमेरिका के कहने पर वार ऑन टेरर, यानी 9/11 के वाक़यात के बाद वार एंड टेरर पूरे अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैला दी थी और पाकिस्तान में भी उसके असर रसूख और वार एंड टेरर के नाम पे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के नाम पर बहुत सारी अफरा तफरी कराई गई। इस जालिम शख्स ने अमेरिका को अड्डे भी दिए, अमेरिका की फौज भी यहाँ पे बिठाई और अमेरिका की फौज हमारी सरजमीन से बैठकर हमारी सरजमीन पर ड्रोन अटैक्स करते रहे। तकरीबन 420 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए। इन ड्रोन अटैक्स से पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ, आइए आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। इन ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी गरीब लोगों के घर टूटे। इन ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। इन ड्रोन अटैक्स की वजह से हमारी मसाजिद शहीद हुई। इन ड्रोन अटैक्स की वजह से हमारे मदरसे तबाह हुए। इन ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तान को $150 बिलियन का फिनेंशियली नुकसान हुआ। इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी का तिया पांचा एक हो गया। इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से 80,000 मासूम लोग शहीद हो गए। इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से लाखों शहरी बेघर हुए IDPs के नाम से। इसलिए कहते हैं कि किसी भी स्टेट और मुल्क के लिए उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी और उसकी आज़ादी बहुत ही अहम होती है। अगर किसी कौम के पास इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और उसके पास फ्रीडम हो तो वो अपनी खुशहाली के लिए बआसानी काम कर सकते हैं। वगरना तो पाकिस्तान को अब तक 78 साल हो गए और पाकिस्तानी कौम ने एक भी दिन सुख का सांस नहीं लिया। वजह सिर्फ एक है कि हर वक्त इंटरनेशनल ताकतों ने पाकिस्तान के ऊपर अपने मोहरे बिठाकर पाकिस्तान की अवाम की गैरत, पाकिस्तान की अवाम की खुदमुख्तारी, पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली और पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी का हर वक्त सौदा करते रहते हैं ये मोहरे। अब ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुनहसर है कि इन इंटरनेशनल मोहरों को कब और किस तरह पाकिस्तान से ख़त्म करना है और मुकम्मल तलफ करना है। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।